welcome students of class 12 to Ujjwal Biology class. Today we will be dealing with the new topic, that is the gene regulation. We had been studying about the DNA replication, the process of transcription, and then we had also gone through the process of translation. मतलब प्रोटीन सिंथेसिस देखने के बाद अब हमें देखना है कि ये जो एक डीएनए है और डीएनए के अंदर जो अलग अलग आपके जीन सीक्वेंस रहते हैं, ये जीन सीक्वेंस अपने आप को एक्सप्रेस करके और कैसे करके एंजाइम बनाता है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको रेगुलेट कौन करता है. ठीक है, सो वी विल बी नाउ मूविंग इनटू द जीन रेगुलेशन. और सबसे पहले हमें देखना है कि जीन रेगुलेशन आपके जो दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक के अंदर कहां पर होगा ये रेगुलेशन ऑफ जीन, और यूकैरियोटिक के अंदर कहां पर होगा ये रेगुलेशन ऑफ जीन. बिकॉज इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो बोथ द ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज द ट्रांसलेशन, ये जो दोनों प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस ही साइमल्टेनियसली चल रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है. कहां पर हो रहा है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के साथ साथ जैसे जैसे एमआरएनए बनता जा रहा है, ठीक वैसे ही वो एमआरएनए पार्टिसिपेट कर रहा है इन द ट्रांसलेशन प्रोग्राम टू फॉर्म द प्रोटीन एंड फाइनली द एंजाइम. तो यहां पर भी जो जीन रेगुलेशन हो रहा है वो ज्यादातर आपका ट्रांसक्रिप्शन में ही हो जाएगा. ठीक, बट वही चीज अगर हम लोग यूकैरियोटिक के अंदर बात करता हूं तो यहां पर ये जो दो प्रोसेस है वो दो अलग अलग जगह पे हो रहा है. अगर मैं बात करता हूं ट्रांसक्रिप्शन की, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आ रहा है दैट कंटेन्स सर्टेन पोर्शंस ऑफ द इंट्रॉन्स एज वेल एज एक्सॉन्स, मतलब एक्सप्रेसिबल यूनिट एंड द नॉन एक्सप्रेसिबल यूनिट. अगेन वी हैव द एक्सप्रेसिबल यूनिट एंड द नॉन एक्सप्रेसिबल यूनिट. तो इस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट आरएनए जो हमारे पास बैठ रहा है, या प्रीकर्सर आपका जो आरएनए बैठ रहा है, उस ही को हम लोग नाम देते हैं द एचएनआरएनए. ठीक, आफ्टर दिस एचएनआरएनए विल बी अंडरगोइंग स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग होने के बाद ये जो इंट्रॉन्स है ये रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होके हमारे पास बैठ जाएगा द एमआरएनए. ठीक, सो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस है उसी को ही हम लोग नाम देते थे स्प्लाइसिंग. क्लियर? ठीक, और आफ्टर दिस द एमआरएनए विल बी नाउ एंटरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म. क्लियर? और फाइनली एमआरएनए से आपका प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा बाय योर ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन विल बी ओनली टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म. ठीक, सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन रेगुलेशन हो रहा है वो जीन रेगुलेशन अलग अलग जगह में होने के कारण से यहां पे हर एक स्टेप में रेगुलेशन ऑफ द जीन होने के लिए आपका मतलब जरूरत है. ठीक, जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन में होगा, स्प्लाइसिंग में होगा, और फाइनली आपका ट्रांसलेशन में होगा. क्लियर है? व्हेयरएज इफ आई टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स तो यहां पर सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन में होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही इसके अंदर ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है. क्लियर है? अगर यहां तक हमें समझ में आया, अब हमें यह बात देखना है कि अगर मैं जीन रेगुलेशन बोल रहा हूं, सो व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म जीन रेगुलेशन. क्या होता है ये जीन रेगुलेशन, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है. नॉर्मली अगर कोई भी मैं स्ट्रेच ऑफ डीएनए ले लू, if I take any stretch of DNA, this particular stretch of DNA will be consisting of certain segments which I can say that as gene. Suppose this is gene
A, suppose this is gene B and suppose this is to be gene C. Clear? तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप हो जाएगा आपका कि this genes will be expressing itself into their RNA. So gene A बनाएगा the पहला mRNA. So mRNA किसका? A का. This will be forming the mRNA for the B gene, and finally for the C this will be becoming the mRNA for the C gene. क्लियर? ऐसे ही हमें 3 अलग अलग टाइप के mRNAs मिले. अब इस mRNA की वजह से एक सेट ऑफ प्रोटीन चेन बनेगा, यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन B बनेगा और यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन C बनेगा. This will be producing, suppose your enzyme A, this will be producing enzyme B. Suppose करो this is your enzyme. So ये बनाया enzyme A, ये बनाया enzyme B और ये बनाया enzyme C. क्लियर? जीन रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब है हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर क्या ये जीन स्विच ऑफ हो रहा है या स्विच ऑन हो रहा है. ठीक, हमें क्या देखना है कि ये जीन रेगुलेशन के अंदर क्या ये एक्सप्रेशन जीन ऑफ हो रहा है या जीन ऑन हो रहा है. समझ में आ रहा है? अगर सपोज करो स्विच ऑफ हुआ, ये सिस्टम स्विच ऑफ हो रहा है, तो अगर सिस्टम स्विच ऑफ है तो ऑब्वियसली ना ही आपका एमआरएनए बनेगा, अगर एमआरएनए नहीं बना तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, कोई एंजाइम भी नहीं बनेगा. बट अगर ये स्विच ऑन है, सपोज द सिस्टम इज स्विचिंग ऑन इटसेल्फ, सो हियर आरएनए भी बनेगा, आरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी बनेगा और एकदम लास्ट में उसका एंजाइम भी बन रहा है. ठीक है? सो ये जो आपके जीन ऑन है या जीन ऑफ है, मतलब स्विच ऑन या स्विच ऑफ है, इसी को हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी जीन या द जीन रेगुलेशन. कोई दिक्कत? क्लियर? अब इसी चीज को पढ़ने के लिए ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले कौन साइंटिस्ट जिसके ऊपर काम किया है वो भी हम लोग आएंगे, जैकब एंड मेनॉर्ड. ठीक, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ द जीन रेगुलेशन. ना जीन रेगुलेशन के 2 सिस्टम होगा. एक सिस्टम को हम लोग नाम देंगे इंड्यूसिबल सिस्टम and the other will be termed as repressible system. कुछ कंसेप्ट्स न्यू है इसमें, तो ऑब्वियसली बहुत ही कंसंट्रेशन होके आप सुनिए, नहीं तो बीच में अगर आप कुछ चीजें मिस करिएगा तो लास्ट तक आखिर तक आप समझ नहीं पाइएगा. क्लियर है? सो प्लीज पे कंसंट्रेशन एंड लिसन टू दिस लेक्चर. मैंने अभी तक क्या बोला ना, जीन रेगुलेशन क्या है और कैसे करके अगर स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, स्विच ऑन होगा तो क्या होगा. अब मैं आऊंगा कि ये जो स्विचिंग ऑफ और स्विचिंग ऑन है, इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो जाएगा इंड्यूसिबल सिस्टम, दूसरा हो जाएगा मेरा रिप्रेसिबल सिस्टम. क्लियर? सबसे पहले मैं आपका डिस्कस करूंगा विथ द इंड्यूसिबल सिस्टम. सो इंड्यूसिबल सिस्टम के अंदर जो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, सपोज दिस इज योर, अगेन मैं एक सांप ड्रॉ कर रहा हूं. सर इट इज नॉट स्नेक, दिस इज योर डीएनए. ठीक, क्लियर? और इस डीएनए के पास आपके वही कुछ आपके जीन्स है, जो जीन्स आपके हिसाब से आपका एमआरएनए, एमआरएनए से आपके प्रोटीन वगैरह, एंजाइम वगैरह बनाएगा. क्लियर? बट क्वेश्चन इज, when will this gene be functional to produce RNA? The RNA will be functional to produce the polypeptide chain and finally the polypeptide chain will be making the enzyme. कब होगा ये? क्लियर? क्या किसी के प्रेजेंस में होगा? तो वहीं पर जहां पर अगर किसी के प्रेजेंस में वो ऑन होगा और अगर वही चीज एब्सेंट हुआ तो ऑफ हो जाएगा. दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड
इंड्यूसिबल सिस्टम। क्या बोला मैंने? अगर कोई सब्सटेंस के प्रेजेंस में ही ये आपका जो डीएनए है, द जीन्स विल बी स्विचिंग ऑन, दैट मीन्स जो डीएनए वो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, एंड फाइनली प्रोटीन विल बी सिंथेसाइजिंग द एंजाइम। अगर वो सब्सटेंस एब्सेंट हुआ तो दिस जीन रेगुलेशन विल बी स्विचिंग ऑफ एंड द एंजाइम विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड, एक्सक्यूज मी, इंड्यूसिबल सिस्टम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट, सो इंड्यूसिबल सिस्टम के अंदर सपोज करो दिस इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए कंटेनिंग द जीन्स। यहां पर सपोज वी आर ईटिंग फूड, clear? So there are variety of components in the food and all the different kind of components are needed to be digested by different kind of enzymes, clear? And the enzymes are proteinaceous in nature, so they are the end products of, when the gene will express itself, then only the enzymes will be produced. तो केस 1 हो सकता है कि जब आपका यहां पर खाना प्रेजेंट है, तो खाना प्रेजेंट होने के साथ साथ ही ये जो डीएनए है, ये डीएनए एमआरएनए बना लिया, एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया, मतलब प्रोटीन चेन बना लिया, ट्रांसलेशन हो गया, और ये आपका बना लिया एंजाइम, जो एंजाइम आके इस खाने के कंपोनेंट्स को हाइड्रोलिसिस कर लेगा, या सिंपल अगर मैं बोलूं, इट विल बी हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। क्लियर? तो एक केस ये हो सकता है कि जब खाना सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तभी जाके ये काम हो रहा है। सो विद द प्रेजेंस ऑफ दिस सब्सटेंस, दिस इज स्विचिंग ऑन इटसेल्फ टू प्रोड्यूस द एंजाइम। यहां पर इस खाने को ही मैं, या जो सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस के प्रेजेंस में ये ऑन हो रहा है, इस सब्सटेंस को मैं नाम दूंगा सबस्ट्रेट। क्या नाम दे रहा हूं मैं इसको नाम दे रहा हूं सबस्ट्रेट। क्लियर? तो मेरे तुरंत हो जाएगा कि विथ दिस इंड्यूसिबल सिस्टम विल बी generally depending on the substrate, है कि नहीं? अगर सबस्ट्रेट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर ये सब्सटेंस सिस्टम के अंदर एब्सेंट है तो क्या होगा? ना वही चीज, अगर यहां पर आपका वही सेम, दिस इज योर डीएनए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा आपका पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन से बनेगा एंजाइम। ये तो नॉर्मली फ्लो चार्ट है। अगर यहां पर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो अंडर द प्रेजेंट ऑफ द सबस्ट्रेट ट्रांसक्रिप्शन विल बी टेकिंग ऑन, स्विचिंग ऑन। एमआरएनए होने के बाद पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगा, ट्रांसलेशन, और उसके बाद प्रोटीन चेन से एंजाइम भी बन पाएगा। बट अगर ये एब्सेंट है, कौन? सबस्ट्रेट अगर एब्सेंट है तो ना तो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं होगा तो कोई भी फर्दर प्रोसेस इसके अंदर नहीं होगा। क्लियर है? ठीक, तो इंड्यूसिबल सिस्टम समझ में आया? इंड्यूसिबल सिस्टम का मतलब ही है विथ द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, और यहां पर इंड्यूसर कौन है? सबस्ट्रेट इज एक्टिंग एज द इंड्यूसर। सो विद द प्रेजेंस ऑफ द सबस्ट्रेट, दिस इज हैपनिंग टू स्विच ऑन द जीन रेगुलेशन। ठीक है, जीन रेगुलेशन जो है वो स्विच ऑन हो सकता है कब? ओनली जब सिस्टम के अंदर सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो। अगर सब्सटेंस एब्सेंट है तो आपका कोई भी ये चीज नहीं होगा, एंड द एंजाइम विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड या नॉट बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? सो इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन के मदद से। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो लैक ओपेरॉन दिया हुआ है,
क्या है ओपेरॉन वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो लैक ओपेरॉन है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ इंड्यूसिबल सिस्टम। कोई दिक्कत? क्लियर? सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज द रिप्रेसिबल सिस्टम। सो ये रिप्रेसिबल सिस्टम को हम लोग कैसे करके समझेंगे, चलिए देखते हैं। रिप्रेसिबल सिस्टम, यहां पर ठीक उल्टा होगा इंड्यूसिबल सिस्टम का। ये तो हमें समझ में आ गया, क्लियर है। बट यहां पर क्या होगा, टोटली उल्टा होगा। यहां पर मैं अगेन सेम चीज ले रहा हूं। वी हैव अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए कंटेनिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स। नॉर्मली ये आपका एमआरएनए देगा, एमआरएनए देगा आपका सेट ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स देगा एंजाइम। क्लियर? बट यहां पे जिस चीज का प्रेजेंट और एब्सेंट के ऊपर ये टोटल कामकाज रेगुलेट होगा, दैट विल बी नॉट द सबस्ट्रेट, बट सबस्ट्रेट अगर डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एंड प्रोडक्ट, मतलब हमारा यहां पर जो मेन काम करेगा, जिसका प्रेजेंस और एब्सेंस will affect the gene regulation, that will not be the substrate but it will be the end product। समझ में आया? समझ में आया क्या चीज बोल रहा हूं? वहां पर क्या था, इंड्यूसिबल के अंदर इट इज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द सबस्ट्रेट which will regulate the switching on and off of the gene। यहां पर the entire mechanism will be depending on the end product। ठीक? बट यहां पर क्या होगा, वही सेम चीज। एंड प्रोडक्ट अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, और एंड प्रोडक्ट अगर एब्सेंट होता है तो क्या होगा। क्लियर? अगर यहां पर एंड प्रोडक्ट पहले से सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, बहुत अच्छी तरह सुनना, अगर यहां पर एंड प्रोडक्ट जो है वो पहले से ही इस सिस्टम में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली कोई एंजाइम की अलग से जरूरत होगा इस सबस्ट्रेट को हाइड्रोलाइज करके एंड प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए। एंड प्रोडक्ट पहले से ही होकर रखा हुआ है, देयरफॉर देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी एंजाइम टू एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट एंड मेक एंड प्रोडक्ट मोर एंड मोर। मतलब क्या है, विद द प्रेजेंस ऑफ द एंड प्रोडक्ट, अगर यहां पर एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर ऑलरेडी, then this gene regulation will be switching off। मतलब ना ही आपका डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ना तो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ना ही प्रोटीन आपका कोई एंजाइम बनाएगा। कब? जब प्रेजेंट होगा एंड प्रोडक्ट इन द सिस्टम। क्लियर है? सिमिलरली इफ आई आस्क कि अगर सिस्टम के अंदर कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है, देन ऑल दिस इवेंट्स विल बी टेकिंग प्लेस, मतलब विद द एब्सेंस ऑफ द एंड प्रोडक्ट। अगर एंड प्रोडक्ट एब्सेंट है सिस्टम के अंदर, देन द एंटायर प्रोसेस विल बी टेकिंग प्लेस एंड द एंजाइम विल बी secreted which will now be used to hydrolyze the substrate and form the end product in your system। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ही एंड प्रोडक्ट अगर आपका एब्सेंट हो जाएगा तो तुरंत ही आपका टोटल काम करेगा, मतलब इट विल हेल्पिंग इन स्विचिंग ऑन द जीन रेगुलेशन। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल विल बी द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, बट नीट के अंदर काफी बार इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे कैसा है। क्लियर है? तो फटाफट एक बार देख लीजिए। रिप्रेसिबल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव सिस्टम भी बोल सकते हैं कहीं पर भी। क्लियर? रिप्रेसिबल में क्या हो रहा है, मेन चीज जो आपका स्विच एन ऑन और स्विच ऑफ में आपका मदद कर रहा है,
that is by the presence and absence of the end product. Whereas in the inducible system, it is the substrate which is deciding the switching on and switching off of the entire regulation of the gene. Clear है? वहां पर क्या देखे थे? सबस्ट्रेट अगर एब्सेंट है, सबस्ट्रेट अगर एब्सेंट है तो क्या होगा बताओ आप खुद, नहीं तो अभी तुरंत वीडियो पॉज करके और थोड़ा सा आगे ले लो। जस्ट इसका उल्टा, यहां पे एंड प्रोडक्ट एब्सेंट है तो स्विच ऑन हो रहा है, वहां पे अगर सबस्ट्रेट एब्सेंट है तो दैट विल बी स्विच ऑफ। यहां पर एंड प्रोडक्ट का अगर प्रेजेंट होगा, ठीक, तो स्विच ऑफ हो जाएगा। वहां पर अगर आपका सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है तो स्विच ऑन हो जाएगा। क्लियर है? इस हिसाब से विथ द स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ ऑफ द ओपेरॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंड्यूसर के अंदर सबस्ट्रेट और रिप्रेसेबल के अंदर आपका एंड प्रोडक्ट। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग इन योर लैक ओपेरॉन। और ये ओपेरॉन क्या चीज है? बार बार ये जो मैं ओपेरॉन बोल रहा हूं, व्हाट इज दिस ओपेरॉन? क्लियर? तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट के नाम आपके यहां पर आ जाएंगे जो ये ओपेरॉन थ्योरी दिया है हमारे को, तो दैट इज जेकॉब एंड मैनोल्ड। These are the two scientists which have proposed the operon model. Clear? और हम लोग अच्छा कहां पर दिया था? कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर? ना दे स्टडीड प्रोकैरियोटिक सेल, स्पेशली द एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, और इनके अंदर इन्होंने ये ओपेरॉन दे गेव द ओपेरॉन मॉडल। क्लियर? ठीक, सबसे पहले हमें जानना है व्हाट डू वी मीन बाय ओपेरॉन। ना ओपेरॉन इज नथिंग बट, आसानी से इसको आप समझ लो, दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ जीन्स। ओपेरॉन सिस्टम के अंदर एक्चुअली क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ जीन्स होते हैं। क्लियर? जो जीन्स अपने अपने एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए अपने अपने प्रोटीन चेन बनाएगा, और प्रोटीन चेन अपने अपने एंजाइम्स बनाएंगे। क्लियर है? ठीक। सो ये ओपेरॉन तो कलेक्शन ऑफ जीन्स है, बट ये कलेक्शन ऑफ जीन्स का जो एक्सप्रेस करने का मतलब, ये स्विच ऑन होगा तभी एक्सप्रेस करेगा, स्विच ऑफ होगा तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन डिपेंड करता है कंपोनेंट्स ऑफ द ओपेरॉन का। क्लियर है? तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपेरॉन, वो हम लोग पहले देखेंगे बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द लैक ओपेरॉन एंड द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। क्लियर? तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर द कंपोनेंट्स ऑफ द ओपेरॉन। कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपेरॉन, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ना, इसके लिए हम लोग कोई भी अगेन एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए देख लेते हैं। ठीक, आपके बुक में वो एक बॉक्स की तरह दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, आप वैसे भी याद रख सकते हैं और आप ऐसे डीएनए के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो जनरली जो कंपोनेंट्स होगा वो सबसे पहले आपका एक आई जीन रहेगा, ठीक, एक पी रहेगा, ओ, और यहां पर सपोज करो आप कुछ भी दे दो, यहां पर जैसे ZYA या ABC, कोई भी मैं यहां पर जीन दे देता हूं। तो यहां पर देखो चार अलग अलग कंपोनेंट है, इन तीनों को मिला के एक कंपोनेंट, और ये मतलब 1 2 3 4 दैट आर 4 कंपोनेंट्स और 4 पार्ट्स ऑफ एन ओपेरॉन। क्या क्या है? आई मतलब सबसे पहला जो आपका हो जाएगा, दैट विल बी द रेगुलेटरी जीन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, और रेगुलेटरी जीन को हम लोग डिनोट करते हैं विथ आई, द स्मॉल आई। रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगा यह भी हमें जानना है। रेगुलेटरी जीन बनाएगा द रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या बनाएगा? रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। कौन? रेगुलेटरी जीन। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं पी, सो पी फॉर प्रोमोटर रीजन।
आप खुद बताइए प्रोमोटर रीजन मतलब क्या है? यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस प्रोमोटर इन द टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन. सो प्रोमोटर मतलब प्रोमोटर रीजन वो जगह होता है जहां पर P फॉर पॉलीमरेज, कौन सा पॉलीमरेज? जहां पे आरएनए पॉलीमरेज सिस्टम में एंटर करेगा एंड इट विल बाइंड विथ द डीएनए टू बी ट्रांसक्रिप्टेड ऑन द बाइंडिंग साइट. कहां पर होगा? जहां पर आपका प्रोमोटर रीजन होगा. तो जो पी रीजन है, प्रोमोटर रीजन है, वहीं पर ही आके कौन बैठेगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैठेगा. और उसका काम क्या होगा? टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स और मूव फर्दर. याद करिए आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या था? उसके अंदर एक रो फैक्टर था जिससे वो आगे जाता था. क्लियर? ठीक है. तो इसके बाद इलोंगेशन हम लोगों को देखना था ट्रांसक्रिप्शन के अंदर. तो यहां पर पी रीजन मतलब द प्रोमोटर रीजन. ओ रीजन जो है, ओ फॉर ऑपरेटर रीजन. क्या रीजन हो जाएगा? ओ इज टर्म्ड एज द ऑपरेटर रीजन. और ऑपरेटर रीजन को बाइंड करके कौन रखेगा ना? ये जो रेगुलेटरी जीन है, दिस रेगुलेटरी जीन इज फॉर्मुलेटिंग द रेगुलेटरी प्रोटीन. ये रेगुलेटरी प्रोटीन आके इसका बाइंडिंग साइट होगा ऑपरेटर रीजन. तो दिस रेगुलेटरी जीन से जो आपका बन रहा है द रेगुलेटरी प्रोटीन, दिस रेगुलेटरी प्रोटीन विल बाइंड विथ द डीएनए एट, कहां पर? एट द ऑपरेटर रीजन. समझ में आया? क्लियर है? तो सबसे पहले रेगुलेटरी जीन काम क्या है? जो पूरा का पूरा रेगुलेट यही करेगा. कैसे करेगा आगे देखेंगे. तो ये बनाएगा क्या? रेगुलेटरी प्रोटीन. एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. उसके बाद पी रीजन मतलब प्रोमोटर रीजन. तो पी फॉर प्रोमोटर, पी फॉर पॉलीमरेज. कौन सा पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज. तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए सेगमेंट के ऊपर आके और यहां पर बाइंड करेगा विद द डीएनए. क्लियर? ठीक. नेक्स्ट योर ऑपरेटर रीजन. ऑपरेटर रीजन मतलब जिसको हम लोग ओ से डिनोट कर रहे हैं यहां पर. एंड ऑपरेटर रीजन के ऊपर कौन बैठेगा ना? ऑपरेटर रीजन के ऊपर बैठेगा जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, वो आके बाइंड करेगा विद द ऑपरेटर रीजन. एंड फाइनली ये जो जेड वाई ए या ए बी सी किसी से भी मैं डिनोट कर सकता हूं, दिस विल बी माई स्ट्रक्चरल जीन. याद करिए ये स्ट्रक्चरल जीन भी आप पढ़े हो इन ट्रांसक्रिप्शन. ना स्ट्रक्चरल जीन ही होगा which will be flanked by the start codon at one end and the stop codon at the other end. So that stretch of the DNA which will be comprising of the structural gene, that will be helping in the making of or the transcription of the mRNA from the DNA. ठीक है. तो जो डीएनए से आपका mRNA बनेगा वो डिपेंड करेगा इस स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर. क्लियर? तो स्ट्रक्चरल जीन द पार्ट या सेगमेंट ऑफ डीएनए जो अपने आप को ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्ट करके उसका एमआरएनए बनाएगा. उसी सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग नाम देंगे स्ट्रक्चरल जीन. क्लियर है? तो कोई भी ओपेरॉन हो, व्हाट इज ओपेरॉन? कलेक्शन ऑफ जीन्स. और ये जीन जब स्विच ऑन होगा तभी आपका एमआरएनए बनेगा डीएनए से, ट्रांसलेशन होगा, एंजाइम बनेगा. अगर ये स्विच ऑफ होगा तो ये कोई भी प्रोसेस नहीं होगा. क्लियर है? तो इसको स्टडी करने के लिए हमें कंपोनेंट्स ऑफ द ओपेरॉन देखना था. कंपोनेंट्स ऑफ द ओपेरॉन मतलब प्रोमोटर रीजन और स्ट्रक्चरल जीन के बीच भी दो चीज होता है जो पहले हमें ट्रांसक्रिप्शन में नहीं पता चला था, बट इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड ओवर हियर when we study regulatory of gene. So I मतलब regulatory gene which will be producing the regulatory protein, P for promoter, O for operator, and we have the structural gene. Clear? Now we will be moving on to the lac operon. और lac operon समझने के लिए
हम लोग सेम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि लैक ओपेरॉन मैंने किसका एग्जांपल दिया था, लैक ओपेरॉन विल बी इंड्यूसिबल सिस्टम का, मतलब यहां पर आपका विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सबस्ट्रेट डिपेंड करेगा स्विचिंग एन एंड स्विचिंग ऑफ द ओपेरॉन। क्लियर? तो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लैक ओपेरॉन। ठीक, लैक ओपेरॉन में भी सबसे पहले अगेन वी विल बी ड्रॉइंग अ सेगमेंट ऑफ दिस डीएनए। बुक के अंदर आपका वही एक बॉक्स के तरह बना हुआ है जहां पर 2 प्रोमोटर रीजन दिया हुआ है। ठीक, एक ही आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव द IPO एंड देन वी विल बी हैविंग द Z, द Y एंड द A रीजन, मतलब आपका स्ट्रक्चरल G। क्लियर? अब इस लैक ओपेरॉन में जो लैक है दैट इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज द लैक्टोज। लैक ओपेरॉन इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द इंड्यूसिबल सिस्टम ऑफ जीन रेगुलेशन। क्लियर? और जीन रेगुलेशन इंड्यूसिबल सिस्टम अगर बात करता हूं तो वो हो जाता है अंडर द प्रेजेंस ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे लैक्टोज का। केस 1 लेंगे हम लोग when the lactose is absent, और केस 2 लेंगे हम लोग when the lactose is present in the system। समझ में आया? ठीक है, हम लोग सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो सबस्ट्रेट यहां पर क्या है, लैक्टोज है, इसीलिए इसका नाम है लैक ओपेरॉन। क्लियर है? द कलेक्शन ऑफ जीन्स विच विल बी हेल्पिंग इन द secretion of या in producing the enzymes which can digest the substrate lactose। क्लियर? ठीक है, तो ये लैक्टोज अगर एब्सेंट होता है तो क्या होगा, अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, खुद बताओ। अगर सबस्ट्रेट अगर एब्सेंट है और वो इंड्यूसिबल है तो ये नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये तो हमें समझ में आ गया कि यहां से आपका कोई mRNA वगैरह नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो देखो आप अच्छी तरह। मैंने क्या बोला था कि जो आई रीजन है दैट इज द रेगुलेटरी जीन है। ये रेगुलेटरी जीन सबसे पहले एक मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाया? क्या? धीरे धीरे सुनो। ये जो आई रीजन है, ये आई रीजन सबसे पहले एक मॉलिक्यूल बनाएगा और इस मॉलिक्यूल का नाम हम लोग देंगे द रिप्रेसिबल मॉलिक्यूल। क्या नाम दे रहे हैं हम लोग इसको हम लोग नाम दे रहे हैं रिप्रेसिबल मॉलिक्यूल। क्लियर? आप बोलोगे सर हम लोग पढ़ तो रहे हैं आपके इंड्यूसिबल सिस्टम और आप नाम दे रहे हो यहां पे रिप्रेसिबल मॉलिक्यूल। जैसा बोल रहा हूं वैसा एक बार सुन लो। ठीक, आगे भी देखेंगे। जैसा आपका आई जीन है तो आई जीन सबसे पहला जो आपका मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, मतलब दिस इज एक्चुअली द रेगुलेटरी प्रोटीन विच इज सीक्रेटेड बाय दिस the regulatory gene। तो this regulatory protein will be termed as the repressor molecule। समझ में आया पहली बात? अब अगर इस रिप्रेसेबल मॉलिक्यूल को, अब ये रिप्रेसेबल मॉलिक्यूल बिल्कुल एक्टिव होकर रखा हुआ है। ठीक, अब अगर इस रिप्रेसेबल मॉलिक्यूल को कोई भी यहां पर लैक्टोज नहीं मिला सिस्टम के अंदर तो ऑब्वियसली ये जाके कहां पर बाइंड करेगा, ये बाइंड कर देगा जाके ऑपरेटर रीजन में। अभी हम लोग पढ़ के आए कंपोनेंट्स में कि ऑपरेटर रीजन में क्या होगा, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा इसका बाइंडिंग साइट हो जाएगा कहां पर, ऑपरेटर में। तो मतलब दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल व्हेन विल नॉट फाइंड एनी लैक्टोज इन द मीडियम, इट विल बी स्ट्रेट अवे मूविंग टुवर्ड्स द ऑपरेटर रीजन और यहां पर जाके इट विल गेटिंग बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर ये ऑपरेटर रीजन में बैठ जाता है तो इससे पहले क्या है, P फॉर प्रोमोटर रीजन। क्लियर? तो प्रोमोटर के अंदर यहां पर आके जो रो के साथ आपका क्या था, द RNA
पॉलीमरेज एंजाइम बैठा हुआ था यहां पर। इसको थोड़ी ना पता है कि यहां पर आपका प्रोमोटर आके या जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है वो आके ऑपरेटर में बैठ जाएगा। इसको तो पता है कि इसके पास अभी स्ट्रक्चरल जीन पड़ा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चरल जीन को अब धीरे धीरे खोलता हुआ चला जाएगा, ताकि यही स्ट्रक्चरल जीन अब स्ट्रक्चरल एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से आपका पॉलीपेप्टाइड और एंजाइम बनाएगा। इसको यही पता है। बट ये अब कैसे करके आगे जाएगा खुद सोचिए, क्योंकि इस जगह को ब्लॉक करके रख दिया है कौन? जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल। सो अगर रिप्रेसर मॉलिक्यूल यहां पे अपने आप को बाइंड करके रोक के रख दिया है, तो देयरफॉर द आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट मूव फर्दर। आरएनए पॉलीमरेज इसको आपका ओवरकम करके जा नहीं सकता है, और अगर जा नहीं सकता है मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है उससे कभी भी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है। और अगर एमआरएनए नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली प्रोटीन भी नहीं बनेगा और एंजाइम सिंथेसिस भी नहीं होगा। क्लियर? मतलब with the absence of the substrate, this particular phenomena is actually having to switch off, और स्विच ऑफ के लिए कोई भी आपका एंजाइम यहां पर नहीं बन रहा है। समझ में आया अच्छी तरह ये पोर्शन? अब हम लोग बात करेंगे विथ द केस 2। ऑलरेडी समझ गए होंगे। आई विल बी ड्रॉइंग द सेम स्ट्रक्चर वंस अगेन। सांप ही बनाते जा रहा हूं मैं पहले से इस चैप्टर में। तो सबसे पहले वही सेम, दिस विल बी द आई रीजन पी ओ एंड वी विल बी हैविंग द ZYA। ठीक, यहां पर भी जो आई है वो आपका सबसे पहले क्या बना लिया? रिप्रेसर मॉलिक्यूल बना लिया सेम। बट यहां पे पहले से कौन है प्रेजेंट सिस्टम के अंदर? लैक्टोज इज प्रेजेंट एज द सबस्ट्रेट। क्लियर? अब क्या करेगा? विद द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज ये इसके पास आएगा और इसको इसके साथ ये एक अटैचमेंट क्रिएट कर देगा। क्लियर? विद द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज विल बी नाउ मूविंग टू द रेगुलेटरी प्रोटीन, और वो उसके साथ बंद कर देगा, उसके साथ उसका अटैचमेंट करके उसका स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। क्लियर? जैसे ही आपका जो सबस्ट्रेट है इट गेट्स अटैच्ड विथ द रेगुलेटरी प्रोटीन, अब ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल को इनएक्टिव बना दिया है। इनएक्टिव रिप्रेसिबल प्रोटीन बना दिया। समझ में आ रहा है या नहीं? अगर ये इनएक्टिव हो गया इसका मतलब है कि अब ये जाके और इस ऑपरेटर रीजन में बैठ नहीं सकेगा। ये जो आपका पहले से रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, जो अगर एक्टिव था तो ही ये जाके यहां पर बैठ सकता था, बट यहां पर ये अलग से जाके यहां पर बैठ नहीं सकेगा। अगर यहां पर ये फेनोमेना नहीं हो रहा है, मतलब क्या है? अब यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है, अब इस आरएनए पॉलीमरेज को बिल्कुल खुला रास्ता मिल गया आगे जाने के लिए। तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज नाउ विल इलोंगेट, और जैसे ही इलोंगेशन शुरू हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन से आपका एमआरएनए बन जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? वी आर एक्चुअली इनएक्टिवेटिंग दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल, और ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल को इनएक्टिव करने के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इन द सिस्टम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? अब काफी बार पूछा गया, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि विद द मूवमेंट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ऑपरेटर रीजन में अभी आपका रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली ये जो आरएनए पॉलीमरेज है अब ये आपके धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। काफी बार क्वेश्चन आया है कि ये जो Z है, आप इससे आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा अलग अलग, तो इस Z के लिए आपका एंजाइम एक बनेगा,
Y के लिए एंजाइम 2 बना, A के लिए एंजाइम 3 बना। सबसे पहले हमें जरूरत है इन तीनों के नाम अलग अलग। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि अगर व्हेन द स्विचिंग इज ऑन, अगर आपका हो रहा है तो एंजाइम 1 मतलब जो Z जीन है, कौन सा? लैक जे Z जीन, तो Z जीन विल बी प्रोड्यूसिंग द एंजाइम जिसको हम लोग बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्लियर? जो आपका Y जीन है, ये Y जीन बनाता है एंजाइम परमिएज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को बढ़ा देगा ताकि और भी आसानी से लैक्टोज कैन एंटर इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। एंड फाइनली एंजाइम 3 जो है, दिस विल बी योर द ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 नाम आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार ABC डायग्राम करके दिखा देता है, आपको ये नाम देना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लैकोपेरॉन। और लैकोपेरॉन में आपका मेन कौन काम करता है? लैक फॉर लैक्टोज। सो विद द एब्सेंट ऑफ द लैक्टोज नो एंजाइम्स विल बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि यहां पर द रिप्रेसर मॉलिक्यूल विल बी एक्टिवेटिंग and it will be going and combining with the operators. With the presence of the lactose in the medium, अब ये आपका जो lactose है, it will be binding with the repressor molecule and making it inactive. So inactive होने के लिए आपका ये operator region में जाके bind नहीं हो सकता, तो therefore the RNA polymerase goes on and transcription होके mRNA बना, polypeptide chain बना, और ये 3 अलग अलग आपके 3 एंजाइम्स देते हैं जिनके नाम है, Z देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y देता है परमिएज, और ये देता है ट्रांस एसिटाइलेज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने के लिए? अब छोटा सा मैं और टाइम लूंगा नेक्स्ट टॉपिक को याद करने के लिए, दैट इज योर द ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या होगा तुरंत हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन न जस्ट उसका उल्टा होगा इसमें। क्लियर है? यहां पर भी वही सेम एक डीएनए स्ट्रक्चर ले लेता हूं। दिस विल बी योर आई, दिस विल बी योर द द प्रोमोटर पी, दिस विल बी द ओ, और कोई भी आप जीन ले लीजिए यहां पर ए बी सी, या कोई भी आप एक स्ट्रक्चरल जीन ले लीजिए। सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक चीज कि द सेम आई पी ओ और एबीसी आपका स्ट्रक्चरल जीन है। यहां पर हमारा पहला केस जो होगा, वहां पर हम लोग अगर ये ट्रिप्टोफैन है तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेसेबल सिस्टम। और रिप्रेसेबल सिस्टम में किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंड प्रोडक्ट। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे विद द एब्सेंट ऑफ द एंड प्रोडक्ट, जब एंड प्रोडक्ट एब्सेंट होगा तो क्या होगा? खुद बताओ। अगर एंड प्रोडक्ट एब्सेंट है तो ये स्विच ऑन होगा, मतलब होगा सारा चीज। क्यों? देखो वही सेम। अब यहां पर जो आपका मॉलिक्यूल बनाएगा, इसको हम लोग एपीओ रिप्रेसर मॉलिक्यूल नाम देंगे। क्या मॉलिक्यूल नाम देंगे? एपीओ रिप्रेसर मॉलिक्यूल हम लोग नाम देंगे। जनरली ये जो एपीओ रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, नॉर्मली इट फेल्स टू अटैच विथ द ऑपरेटर्स। क्या बोला मैंने? अगर आपका एंड प्रोडक्ट एब्सेंट है तो दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। ये जो आई जीन है वो अगेन वही रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। यहां पे इस रेगुलेटरी प्रोटीन का नाम क्या है? एपीओ रिप्रेसर मॉलिक्यूल। और ये एपीओ नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन के अंदर it does not bind with the operators। तो अगर ऑपरेटर के साथ ये बाइंड नहीं कर रहा है तो वही सेम यहां पर बैठेगा अपना आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि यहां पर ये बाइंड नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए रास्ता खुल गया। तो ये जाके आप
वही सेम mRNA बना देगा, mRNA से आपका प्रोटीन बना देगा और प्रोटीन से आपका अलग अलग एंजाइम्स बनाता चालू कर देगा। मतलब आपका जो सिस्टम है इट विल बी स्विचिंग ऑन। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? केस 2 हम लोग पढ़ रहे हैं जब एंड प्रोडक्ट आपका यहां पर प्रेजेंट हो जाता है तो अब क्या होगा ना, मैंने बोला था बिल्कुल आपका इंड्यूसिबल सिस्टम के ऑपोजिट हो जाएगा। देख लो वही सेम I P O A B C रीजन, ये अगेन इट विल बी मेकिंग द APO रिप्रेसर मॉलिक्यूल। अब अगर यहां पर एंड प्रोडक्ट आपका मौजूद है, इस एंड प्रोडक्ट को यहां पर नाम मतलब देंगे हम लोग को रिप्रेसर मॉलिक्यूल। इसको क्या नाम देंगे? एंड प्रोडक्ट अगर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो इसको नाम दे देंगे को रिप्रेसर। अब ये को रिप्रेसर इसके साथ अटैच होगा और ये जो पहले इनएक्टिव था जिसके वजह से ये बाइंड नहीं हो पा रहा था, अब ये अपने आप को एक्टिव बना लेगा और ये दोनों मिलके यहां पर जाके और बाइंड कर लेगा अपने आप को। समझ में आया? तो हुआ ना उसका उल्टा। यहां पर जब लैक्टोस आपका बाइंड कर लिया तो उसको इनएक्टिव किया, यहां पर जब एंड प्रोडक्ट इसके साथ आपका बाइंड किया तो वो एक्टिव करके इसको बाइंड कर लिया आपका किस जगह पे? ऑपरेटर रीजन में। तो यहां पर अगर आपका आरएनए पॉलीमरेज बैठे भी तो भी ये फर्दर जा नहीं सकता है और ट्रांसक्रिप्शन वगैरह नहीं करवा सकता है। मतलब यहां पर कोई भी एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा और प्रोटीन से कोई एंजाइम नहीं बनेगा। समझ लिए? तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ हाउ अ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन वर्क्स। ठीक, तो विद द प्रेजेंस ऑफ द end product it will be switching itself off and with the absent of the end product it will be switching itself on। कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छी तरह? अब नेक्स्ट जो वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों से, वहां पर मैं 1 जीन हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, बीडल एंड टेटम का, एंड आफ्टर दैट विल बी मूविंग इनटू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द HCP। बहुत सारे रटने के पॉइंट्स है वहां पर हम लोग देखेंगे एंड फाइनली वी विल बी एंडिंग दिस चैप्टर विथ द स्मॉल टॉपिक ऑन DNA फिंगरप्रिंटिंग। बहुत अच्छी तरह पढ़िए। वी आर जस्ट कमिंग टू द एंड ऑफ दिस chapter and after that we will be starting with the new chapter. Till then, thank you.